मेरा नाम अजीजा है। मेरे अब्बू ने मुझे जुए में हार दिया और मेरा निकाह एक बूढ़े मर्द से करवा दिया। मैं बहुत डरी हुई थी जब वह मुझे अपने साथ अपने घर लाया और घर लाते ही मुझे तलाक दे दी और मुझे एक नया लिबास देकर बोला, 3 दिन बाद मैं मरने वाला हूं। तुम मेरे मरने पर अपने कुछ बाल काट कर मेरी कब्र में डलवा देना, फिर मेरी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। मैंने ऐसा ही किया। 3 दिन बाद जब वह मर गया तो मैंने अपने बाल काट कर उसके कफन में छुपा दिए। मैं गहरी नींद में थी और अचानक मेरी रूह लरज गई जब बिस्तर में अपनी किताबें लेकर बैठी पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। रात के 10 बज चुके थे और अब्बू ने अम्मी से बोले, जल्दी करो, इसके सर पर लाल दुपट्टा डाल दो। उसकी शादी मैं एक करोड़पति इंसान के साथ कर रहा हूं। अम्मी एकदम हैरत जदा हो गई। वह बोली, क्या कह रहे हैं आप यासिन? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ऐसे कैसे दुपट्टा डाल दूं? अब्बू गुस्से से बोले, बकवास बंद करो, जो कह रहा हूं उसे करो, नहीं तो तुझे तलाक दे दूंगा। अम्मी चुप कर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था अब्बू, ये क्या कह रहे थे? किसकी शादी की बात कर रहे थे? थोड़ी देर बाद हमारे घर का दरवाजा बजने लगा। अब्बू की खुशी भरी आवाज आई। वो बोले, लगता है हमारी बेटी की बारात आ गई है। वो दरवाजा खोलने चले गए तो अम्मी भागकर मेरे पास आई और बोली, अजीजा मेरी बच्ची यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम पर जुल्म कर देगा। मैं कम उम्र थी, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं यूं मुंह उठाकर घर से चली जाती। अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फिर से बोली, मेरी बच्ची चली जाओ यहां से, नहीं तो गजब हो जाएगा। मैं बोली, अम्मी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं चली तो जाऊं मगर बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे उनसे खौफ आ रहा है। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैं भी बहुत डर गई थी, इसलिए मैं भी रोने लगी। अब्बू के साथ चंद आदमी हमारे घर दाखिल हो चुके थे। अब्बू बड़े खुशामदी अंदाज में उनके आगे पीछे हो रहे थे। अब्बू बोले, मलिक साहिब, यह आपकी कमसन और खूबसूरत दुल्हन। अब्बू ने फिर मेरी तरफ इशारा करके कहा, जैसे दुकानदार अपनी कोई चीज फरोख्त करने के लिए गाहक का दिल लुभाता है। मैंने नजरें उठाकर देखा। अब्बू की ही उम्र के चंद आदमी थे और एक मौलवी साहब। अब्बू बोले, मौलवी साहब निकाह शुरू करें। अम्मी झट से बोली, मौलवी साहब मेरी बच्ची अभी कमसिन है, वह अभी शादी के लायक नहीं। आप कोई फतवा देकर यह निकाह को रोक दें। अब्बू ने आगे बढ़कर अम्मी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरा तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। अब्बू के साथ खड़े शख्स ने मौलवी साहब को अपनी जेब में पड़ी हुई चीज दिखाई थी। वो एकदम से डर गए। मौलवी साहब बोले, बच्ची की उम्र कितनी है? अम्मी बोली, 17 साल की है अभी। मौलवी साहब बोले, बहन यह निकाह जायज है, मुझे मेरा काम करने दें। उन्होंने जल्दी से मेरा निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। असल सदमा तो मुझे तब लगा था जब मालूम हुआ कि इन मर्दों में से मेरा दुल्हा वह है जो शक्ल में सबसे ज्यादा खतरनाक था। वो तो मेरे अब्बू से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गई थी कि आगे आगे मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है। ये शख्स भी मुझे सुबह शाम मारा करेगा। निकाह के फौरन बाद रुखसती का शोर उठा। अम्मी मेरे पास आई और मेरे कान में बोली, बेटी माफ कर दो मुझे, तुम्हें इस दरिंदे से मैं बचा ना सकी। मुझे माफ कर देना मेरी जान। इस वक्त मैं इतनी डरी हुई थी कि मेरी हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मेरी रुखसती हो गई। मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा दिया गया। मेरे साथ मुझसे तिगुनी उम्र वाला दुल्हा आकर बैठ गया। वो बोला, अजीजा अब तक तो तुम जान ही गई होगी कि मेरा नाम अकरम है। मैं तुम्हें बहुत खुशियां दूंगा, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी मुझ जैसे कदरदान इंसान से हुई है। अपनी बेवकूफ मां की बात सोचकर गमगीन मत हो। मैं चुपचाप बैठी रही। गाड़ी एक बहुत बड़े महल नुमा घर के सामने जाकर रुकी। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी, मुलाजिमों की एक लंबी कतार स्वागत के लिए आई। मैं यह सब बड़ी हैरत से देख रही थी। मैं और अकरम जब लाउंज में पहुंचे तो एक लड़के ने हमारा इस्तकबाल तालियों से किया और गुस्सा तो मैंने उस लड़के के चेहरे पर भी देखा था। वह क्रोधित लहजे में बोला, मेरी मां को मारकर शादियों पर शादियां करे जा रहे हो। तुम समझते हो कि इस तरह तुम सुकून से रह लोगे? मैं तो तुम्हें मरने के बाद भी बेशक कर दूंगा। यह तो फिर जिंदगी है। मैं शदीद डरी हुई थी। अकरम मेरा हाथ थामकर मुझे सजे सजाए कमरे में ले गया। मैं तो अकरम का कमरा देखकर हैरान रह गई। यह कमरा हमारे पूरे घर जितना था। अकरम ने मुझे इशारा किया तो मैं जल्दी से बेड पर बैठ गई। वह भी मेरे साथ ही बेड पर बैठ गया और बोला, अजीजा तुम बहुत खूबसूरत हो।
उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरा जी चाह रहा था कि मैं अपना चेहरा नाखूनों से खरोच लूं, अपना हुस्न मिटा लूं। मैं इतनी बदसूरत हो जाऊं कि यह शख्स मेरी तरफ देखे भी तो देख ना पाए। और रात थी कि बहुत बड़ी हो चुकी थी। पहले तो मुझे कुत्ते से भी डर लगता था, और अब मेरे सामने हैवान माँ एक इंसान बैठा था, जो ना जाने कितने पैसों में मुझे मेरे बाप से खरीद कर लाया था। मुझे तो उससे डर नहीं लग रहा था। वह बोला, अजीजा, काश मैं तुम्हारे इस हुस्न से फायदा उठा सकता। मुझे उसके मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसका ध्यान हटाने के लिए बोली, बाहर जो लड़का खड़ा था वह कौन था? अकरम के चेहरे पर एकदम से नागवारी छा गई। वो बोला, मेरा बेटा है। वह कुछ साल पहले उसकी मां हार्ट अटैक से मर गई। इस वक्त मैं घर नहीं था, गाड़ी भी मेरे पास नहीं थी। इसी वजह से इस बेचारी को अस्पताल पहुंचाने में देर हो गई। वह दम तोड़ गई। उस दिन से ताहिर मुझसे नफरत करता है और मुझे अपनी मां की मौत का जिम्मेदार समझता है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। ताहिर मेरा बेटा है, इसी नाते से वह तुम्हारा भी बेटा लगता है। तुमने खुद को ताहिर की मां बनकर दिखाना है। मुझे अकरम की बात सुनकर हंसी आ गई थी, क्योंकि उसका बेटा तो मुझसे 3-4 साल बड़ा ही था। थोड़ी देर बाद अकरम ने मुझे एक नया लिबास दिया और बोला, ये लिबास पहन लो। मैं हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। फिर वह बोला, अजीजा, मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा। मैं अपने पीछे करोड़ों की जायदाद छोड़कर जाऊंगा। मैं यह जायदाद अपने बेटे के नाम पर नहीं लगा सकता, क्योंकि वह अच्छा नहीं है। उसकी उठक बैठक बुरे लोगों में है। मुझे उम्मीद है कि वह मेरी मेहनत से जमा की हुई पूंजी लुटा देगा। इसलिए मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लगा दूंगा। मगर एक शर्त है, जब मैं मर जाऊं तो तुम अपने थोड़े से बाल काटकर मेरी कब्र में डाल देना। जब तुम यह अमल कर चुकी होगी तो मेरी सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दी जाएगी। मैं तो अकरम के चेहरे को तकती रह गई। वो कैसी अजीब सी बातें कर रहा था। वो सारी बातें करके बाहर चला गया। मैंने भी उठकर लिबास तब्दील किया और सोने के लिए लेट गई। अब मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर सच में अकरम मर जाए तो उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। मैं अपनी अम्मी को भी इसी घर में ले आऊंगी। उन्हें अब्बू से तलाक दिलवा दूंगी। अकरम के मरने के बाद मेरा और अम्मी का अब्बू के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। और रही बात अकरम के बेटे की, तो कुछ जायदाद उसे भी दे दूंगी, क्योंकि उसका भी हक बनता है। मैं यह बातें सोचती सोचती सो गई थी। सुबह मेरी आंख शोर की आवाज से खुली। मैं जल्दी से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही शीशा हटाया, सारा माजरा खुलकर सामने आ गया। अकरम और उसका बेटा किसी बात पर लड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद अकरम अपने कमरे की जानिब आने लगा, तो मैं भागकर बेड पर बैठ गई कि कहीं वह यही ना समझे कि मैं उसकी जासूसी कर रही हूं। अकरम कमरे में आया तो बोला, अजीजा, तुम जानती हो ना मैं मरने वाला हूं। इसलिए मैं घर से बाहर जा रहा हूं ताकि अपने तमाम मामलात निपटा लूं। मैं रात देर से घर लौटूंगा। और हाँ, ताहिर से डरने की जरूरत नहीं। यह घर तुम्हारा भी है। जहां चाहे मर्जी उठो, बैठो। अकरम यह सब कहकर बाहर निकल गया, तो मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और कमरे से बाहर निकल आई। लाउंज में पहुंची ही थी कि एक मुलाजिम जल्दी से मेरे पास आकर बोली, बेगम साहिबा, नाश्ते में क्या लेंगी आप? मैं बोली, अंडा पराठा। मुलाजिम जल्दी से किचन में चली गई, जबकि मैं लॉज में बैठकर टीवी देखने लगी। टीवी पूरी दीवार पर फैला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी सिनेमा में बैठी हुई हूं। थोड़ी देर बाद ताहिर भी उधर ही आ गया। वह मेरे रूबरू आकर बैठ गया। वो बोला, अजीजा मैडम, अकरम के साथ तुमने शादी अपनी मर्जी से की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे इस तरह रास्ता मुखातिब करेगा। मैं डरते डरते बोली, ताहिर, मैं तुम्हारी अम्मी हूं, मेरा नाम मत लो। मेरी बात सुनकर ताहिर कह कहे लगाने लगा। वह सोफे पर इधर उधर गिरकर मेरी बात पर हंस रहा था। हंस हंस कर जब वो निढाल हो गया तो बोला, अजीजा, तुम मुझसे छोटी हो, मां नहीं हो मेरी। मैं चुप कर गई थी। फिर बोला, मैं जानता हूं अकरम ने तुम्हारे साथ भी यह शादी पैसे के जोर पर की होगी, लेकिन अगर तुम इस शख्स से नजात चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मैं जानती थी कि कुछ दिनों तक मुझे वैसे ही इस बुढ़े से नजात मिल जानी है, इसलिए मैं किसी का एहसान नहीं चाहती थी। मैं बोली, नहीं शुक्रिया, अपनी मदद अपने पास रखो। इतना कहकर मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं ना चाहते हुए भी ताहिर के बारे में सोचे चली जा रही थी। ताहिर अमीर होने के बावजूद बेसुकून था, परेशान था। तब मुझे समझ आया कि खुशी पैसे की मोहताज नहीं होती। हम सब इस दुनिया में इम्तिहान देने के लिए ही तो आए हैं। हमारा इम्तिहान बस चलता जा रहा है। मेरी शादी को तीसरा दिन था। मैं लॉन्ज में बैठी टीवी देख रही थी।
अकरम अपने काम निमटाने की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल एकदम से ओझल हो गया, हलक में आ गया। मैं जल्दी से उठकर बाहर निकली तो पता चला एम्बुलेंस में अकरम की लाश आई है। मैं हक्का बक्का सी खड़ी उसकी लाश को देखती रह गई। मैं तो यह सोचकर हैरान हो रही थी कि अकरम अपनी मौत के बारे में कैसे जानता था। शायद उसे कोई जानलेवा मर्ज था जिसकी वजह से वह चल बसा। मुझे अकरम के मरने का जरा भी दुख नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मेरे सर से भारी बोझ सिरक गया हो। अकरम की मैत लाकर रख दी गई थी और मैं एक कोने में जा बैठी। उसके काफी जानने वाले लोग उसकी मैत पर पहुंच चुके थे। सब मुझे दिलासे दे रहे थे जबकि मैं उनके चेहरे देख रही थी और खुश थी कि अकरम की सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। तभी मेरे जहन में अकरम की वसीयत गूंजी। अकरम को कफन पहना दिया गया था। मैं जल्दी से उठकर कमरे में गई और अपने बाल काटकर मुट्ठी में थाम ली। मैं बाहर आई तो अकरम का जनाजा उठ चुका था। मैं घबरा गई। कुछ समझ ना आया तो रोने की एक्टिंग करने लगी और भागती हुई आकर अकरम से लिपट गई। मैं रोते हुए बोली, अकरम, मुझे यूं छोड़कर ना जाएं। सब लोग हैरान थे कि वह लड़की जिसकी आंख से एक आंसू भी ना बरसा था, अब उसे अचानक क्या हो गया, वह यूं रो रही है। मैंने सबसे नजरें बचाकर अपने बाल अकरम के कफन में डाल दी। जनाजा उठने के बाद कुछ देर लोग मेरे पास बैठे रहे। फिर सब अपने अपने घरों को चले गए। मैं लाउंज में बैठी सोच रही थी, बस अपनी वालिदा को इस घर में ले आऊं। तभी ताहिर वहां आ गया। वह बहुत संजीदा लग रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वह बोला, मैं बैठ जाऊं? मैंने इजाजत दे दी तो वह मेरी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। वो बोला, अजीजा, तुम बहुत अच्छा नाटक कर लेती हो। मैं जानता हूं कि तुमने अकरम के मरने पर एक आंसू नहीं टपकाया तो रोने लगी। मैंने देखा कि तुमने मयत के पास कुछ रखा था। वो क्या था? मुझे ताहिर से इस किस्म के सवाल की तवक्को नहीं थी। मैं बोली, उसने मुझे एक वसीयत की थी, बस वही पूरी की है मैंने। ताहिर ने सर हिला दिया और उठकर चला गया। ताहिर की शख्सियत मकनातिसी थी। वह मुझे अपनी जानिब खींचता था। मैं ना चाहते हुए भी बार बार उसके मुताल्लिक ही सोचती रही। दिन यूं ही बीत गया। रात हुई तो मैं अपने कमरे में चली आई। मेरा दिल और दिमाग रोशन हो चुका था। मेरी अकरम जैसे घटिया इंसान से जान छूट गई थी, लेकिन मैं तो सारी जायदाद की मालकिन भी थी ना। रात कतरा कतरा पिघलती जा रही थी जबकि मैं अपने जहाजी साइज कमरे में चल फिर करके एक एक चीज का जायजा ले रही थी। तभी मेरी नजर अकरम की तस्वीर पर पड़ी। मैं उसकी तस्वीर देखकर सोच में पड़ गई कि इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है और इंसान किन कामों में खुद को मशगूल किए रखता है। फिर एक दिन ऐसे ही अचानक से इंसान को मौत आ जाती है तो वह सफाए हस्ती से ऐसे मिट जाता है जैसे कभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। मैं इन्हीं सोचों में मग्न थी जब अचानक से खिड़की पर दस्तक हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जिह करने की कोशिश की है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अकरम खड़ा था। उसे देखकर मेरा तो होश ही उड़ गया। उसने मुझसे इशारे से कहा कि मैं कमरे का दरवाजा खोलूं। उसका इशारा समझकर मैंने दरवाजा खोल दिया। तब मुझे वह वक्त याद आया जब मैं कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर भी डर जाती थी, और आज मैं घबराई तक नहीं थी। हालांकि वह मुर्दा जिसे मैंने कफन में देखा था, उसका जिंदा होकर वापस आ जाना बहुत खौफनाक बात थी। अकरम मेरे सामने आ गया तो मैं बोली कि तुम तो मर गए ना? वो बोला, हाँ, मैं मर चुका था, मगर तुम्हारे बालों ने मुझे नई जिंदगी बख्श दी है। अगर तुम ऐसा ना करती तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मर जाता। तब मैंने खुद को बहुत कोसा था कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। मैं बोली, अकरम, ये कैसे मुमकिन है? अकरम बोला, मैंने एक आमिल से काला जादू करवाया था। उसने मुझे बताया था कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है, इसलिए तुम एक कमसिन कमवारी लड़की के साथ शादी कर लो। जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे कफन में अगर वह अपने बाल रख देगी तो तुम जिंदा हो जाओगे। अब मैं जिंदा हो गया हूं और अब हम दूसरे मुल्क जाकर अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करेंगे। मैं हक्का बक्का सी अकरम को देख रही थी। मैं बोली, अकरम, मुझे तुमसे खौफ आ रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें कफन में देखा था, इसलिए तुम दूसरे कमरे में चले जाओ। अकरम ने मेरा हाथ थाम लिया तो मैं बदक कर पीछे हट गई। वो बोला, घबराओ नहीं, मैं चला जाता हूं। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। अकरम अगर मर ही गया था तो उसे दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए था। मैं उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैंने सोचा मैं अकरम के बेटे ताहिर से मदद तलब करती हूँ। अगर उसने अपने बाप को सब कुछ बता दिया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे अकरम के सामने अपनी इज्जत बनाकर रखने का कोई शौक नहीं था। अगली सुबह अकरम फिर से मेरे कमरे में आया तो बोला, अजीजा, मैं दोबारा जिंदा हो चुका हूँ।
यह एक राज है जो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहना चाहिए। तुम तो जानती हो ना, आजकल अखबार वाले ऐसी खबरें ढूंढते फिर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी तस्वीरें जगह जगह पर छपें। मैंने सर हिला दिया तो वह बोला, ताहिर को भी मेरे दोबारा जिंदा होने का पता नहीं चलना चाहिए। हम दोनों के वीजे का मैं बंदोबस्त कर रहा हूं। जैसे ही अमेरिका का वीजा लग गया, हम यहां से चले जाएंगे। मैंने सर हिला दिया तो वह छुप छुपा कर घर से बाहर निकल गया था। मैं जल्दी से भागकर ताहिर के कमरे में चली गई। मैं बोली, ताहिर, तुमने मेरी मदद करने की हामी भरी थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं। कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं बोली, मैं तुम्हारे अब्बू अकरम के बारे में बात करना चाहती हूँ। उसने अपना सर पीट लिया और बोला, तुम्हें किसने कह दिया? अकरम जैसा घटिया और कमीना इंसान मेरा बाप है? वो तो माँ का सौतेला भाई था। मेरे नाना वाले बहुत गरीब थे। नाना ने 2 शादियां कर ली थीं, मगर उनसे इतने बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे। इसलिए उन्होंने सबकी कम उम्र में ही शादी कर दी थी। मेरी अम्मी की शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। बहुत अमीर लोग थे। जब मेरे सौतेले मामू को पता चला, तो उसने मेरे बाप का कार एक्सीडेंट करवा दिया और मेरी माँ को घर ले आया। उसने मेरी माँ को ऐसी दवा दी जिससे उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। उसने कमाल महारत से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और फिर उन पैसों से जुए के अड्डे बना लिए। अब हर 3 माह बाद किसी नई लड़की से शादी करता है। उसकी जिंदगी गिलाफत से भरी पड़ी थी। अच्छा हुआ कि उसका खात्मा हो गया। मैं तो ताहिर की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, नहीं ताहिर, वह मरा नहीं है, वह जिंदा है। कल रात मेरे कमरे में आया था। वह कहता है, मैं काले जादू से जिंदा हो गया हूं। तुम्हें याद ही होगा, कल मैंने उसकी मयत में कुछ रखा था। मैंने अपने बाल काटकर उसके कफन में उसकी वसीयत के मुताबिक डाल दिए थे। इसी सबब वह जिंदा हो गया। मेरी बात सुनकर ताहिर हंस दिया और बोला, वह पागल हो गया है। फिर बोला, अच्छा बताओ तुम क्या चाहती हो? मैंने कह दिया, मैं अकरम से निजात चाहती हूं। उसने सर हिला दिया और बोला, समझो तुम्हारा काम हो गया। मैं अपना काम ताहिर को सौंप कर बेफिक्र हो गई थी, मगर उस हरामी ने मेरे नाक में दम कर रखा था। हमारे वीजे लग चुके थे, जबकि मैं उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। इसलिए हर रोज कोई नया बहाना बना लेती। मगर अब तो अकरम को मुझ पर शक होने लगा था। वह एक दिन गुस्से से बोला, क्या तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात से लाइलम हूं कि तुम्हारा दिल यहां से जाने को कर ही नहीं रहा? यकीनन तुम ताहिर की जानिब मुतवज्जिह हो चुकी हो, मगर तुम मेरी इज्जत हो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा। उसने मुझे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। इससे पहले कि अकरम फरार होने की कोशिश करता, पुलिस हमारे घर दाखिल होकर उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। उसके जाने के बाद मुझे ताहिर ने बताया कि अकरम के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ चुका था। उसका बहुत पैसा डूब चुका था, बल्कि हर तरफ से वह मकरूज हो गया था। इसलिए उसने अपने नाम इंश्योरेंस करवा ली थी। उसकी मौत के बाद उसकी बीवी को 1 करोड़ मिलना था। उस 1 करोड़ रुपए के लिए उसने अपनी झूठी मौत का नाटक रचाया था। मैं तो यह सब बातें सुनकर दंग रह गई थी। अकरम को अदालत ने उम्र कैद सुना दी थी। मैंने भी उससे खुला ले ली थी और मुझे ताहिर ने प्रपोज कर दिया। वह बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत है, अपनापन महसूस करता हूं तुमसे। मुझसे शादी करके मेरी बन जाओ। मैं उसे यह ना कह सकी कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। मैंने उससे बस इतना कहा कि मुझे यह शादी मंजूर है। अब हम दोनों की शादी हो चुकी है और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। हमारी जिंदगी में प्यार है, इज्जत है और सबसे बढ़कर सुकून है। तो फिर हमें जिंदगी से ऊपर और क्या चाहिए? शुक्र है अल्लाह ने मुझे अकरम के हाथों खिलौना बनने से बचा लिया। प्यारे दोस्तों, यह आज का वाकया आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। शुक्रिया।